देखें, जब आप LMS पर जाएंगे, LMS पर यहाँ पर जब आप वर्चुअल आप अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर जब वीक 1 में जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर वीक 1 में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर असाइनमेंट मैंने आपको एक पोस्ट की है। ये वही असाइनमेंट है जो आप लोग मुझे अब मेरी ईमेल के ऊपर भेज चुके हैं। तो जो लोग ईमेल मुझे कर चुके हैं असाइनमेंट, वो लोग भी यहाँ पर दोबारा अपनी असाइनमेंट को सबमिट करेंगे, और जिन लोगों ने अभी तक सबमिट नहीं की थी वो लोग भी यहाँ पर अपनी असाइनमेंट को सबमिट करेंगे। ये रिक्वायरमेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके वीक 1 में अपनी असाइनमेंट को सब लोग सबमिट करेंगे मुझे दोबारा, ठीक है। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपने मुझे वर्ड फाइल में अपने इसको नहीं भेजना है, बल्कि PDF में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर भेजना है, क्योंकि LMS जो है ये PDF फाइल को ज़्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है। तो PDF फाइल के अंदर आपने अपनी असाइनमेंट को यहाँ पर अपलोड करना है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, LMS में वीक 1 में अपना वीक 9 में जब आप जाएंगे, तो वीक 9 के अंदर यहाँ से चलते हैं। वीक 9 में कोर्स मटेरियल मैंने आपका यहाँ पर अपलोड किया है कि चैप्टर 1 की जो स्लाइड्स थी वो, चैप्टर 2 की जो स्लाइड्स थी वो, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसकी स्लाइड भी मैं आज शाम तक यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। और वीक 9 में ही आप लोगों को यहाँ पर वीडियो के जो लिंक्स होंगे वो यहाँ पर मिलेंगे। तो वीक 9 से ही आपको जितने भी कोर्स मटेरियल है वो, और जो है वीडियो मटेरियल जो भी होंगे वो आपको वीक 9 में मिलेंगे, ठीक है। ये दोनों बातों का ख्याल रखिएगा। वीक 1 में आपने असाइनमेंट दोबारा मुझे पोस्ट करनी है, और वीक 9 के अंदर यहाँ पर आपको आपके कोर्स मटेरियल जितने भी होंगे, स्लाइड्स और वीडियो वगैरह, वो वीक 9 में मिलेगी, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल हो, हम कोई बात कर रहे थे, वो बीच में मीटिंग एंड हो गई थी, तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सर सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे थे। सॉफ्टवेयर के बारे में मैं क्या बता रहा था? सर आपने कहा ना सॉफ्टवेयर में जिसने नहीं बनाया, प्रोटोटाइप तो बना दिया सर, अब आगे जो आप इंस्ट्रक्शन देंगे हम उसको फॉलो करेंगे। अच्छा, चलो इसको फिर हम ना नेक्स्ट क्लास पर डिस्कस करते हैं। अभी फिलहाल जो है मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करूंगा। चैप्टर नंबर 4 को हम शुरू करने जा रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 4 को भी यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो स्क्रीन को मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर जो 4 है उसका नाम है हमारे पास प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रैक्टिस, ठीक है। प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रैक्टिस। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आपके पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना होगा। वो प्रिंसिपल्स हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं अलग अलग हेडिंग्स के साथ, उन सबको हमें एक एक करके डिटेल में समझना है कि किस प्रिंसिपल का क्या मतलब है। प्रिंसिपल्स को पढ़ने से पहले यहाँ पर एक कोट है, इस कोट को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये है क्या, और इन प्रिंसिपल्स को पढ़ने से हमें फायदा क्या होगा। तो you often hear people say that software development knowledge has a 3-year half life। बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है आपके पास एक ऐसी नॉलेज है जो 3 या 3.5 साल के बाद इसकी नॉलेज जो है ख़त्म हो जाती है। इसकी वजह क्या है कि फॉर एग्जांपल जब ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो नई नई जब सी लैंग्वेज आई थी, C++ आई थी, तो काफ़ी लोग C या C++ को इस्तेमाल करते थे। उसके बाद फिर चीज़ें चेंज होती चली गई टाइम टू टाइम। फिर आपके पास जावा आ गई, C# आ गई, अभी पाइथन इस वक्त चल रही है, नोड.js वगैरह, और बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। तो जो प्रीवियस हमारे पास जो C या C++ वाली जो चीज़ें थी, उनको अब लोगों ने इस्तेमाल करना कम कर दिया है एज कम्पेयर, क्योंकि हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो नॉलेज होती है, टेक्नोलॉजी बेसिस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यानी हम लैंग्वेजेस के हवाले से बात कर रहे हैं। तो ये जो नॉलेज आपके पास होती है, ये 3 या 3.5 साल के अंदर ऑब्सलीट हो जाती है। ऑब्सलीट का मतलब होता है कि ये धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है, इनकी जगह दूसरी चीजें आना शुरू हो जाती हैं। तो ये बात इन द डोमेन ऑफ टेक्नोलॉजी रिलेटेड नॉलेज दैट इज प्रोबेबली अबाउट राइट। अगर हम टेक्नोलॉजी रिलेटेड नॉलेज की बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है कि 3 या 3.5 साल के बाद नई टेक्नोलॉजी आ जाने की वजह से जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो तकरीबन ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। बट देयर इज अनदर काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नॉलेज। यहाँ पर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नॉलेज और भी है, जिसको हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं।
दैट डज नॉट हैव अ 3 ईयर हाफ लाइफ, जो 3 साढ़े 3 साल में ख़त्म नहीं होते, बल्कि ये वो प्रिंसिपल्स आपके पास हैं जो आपके पास प्रोफेशनल ग्रामर आपको प्रोवाइड करेंगे आपके पूरे करियर के अंदर, आपके पूरी डेवलपमेंट के अंदर। तो जो अगर हम टेक्नोलॉजी रिलेटेड बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है 3 साढ़े 3 साल के अंदर इसकी जो नॉलेज होती है वो ऑब्सोलीट होना शुरू हो जाती है, इसकी जगह दूसरी नई टेक्नोलॉजीज ले लेती हैं, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल जो आपके पास वो नॉलेज होती है जो टाइम के साथ खत्म नहीं होती, ये इतनी आराम से जो प्रिंसिपल्स है इतने आराम से चेंज नहीं होते हैं, बल्कि ये काफी टाइम के बाद, बल्कि तकरीबन जो प्रिंसिपल्स ऑलरेडी डिफाइन कर दिए गए हैं वो फिर चेंज होना काफी ज्यादा बहुत ज्यादा उस पर टाइम लगता है। तो अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को समझ लिया है तो फिर आपके लिए आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह को बनाना बहुत ज्यादा सिंपल रहेगा। ये जो कोट है ये स्टीव मैककॉनल की है, भले इसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, पता नहीं कौन है ये। फिलहाल आपको ये बात सिर्फ याद रखनी है कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो आपके पास नॉलेज होती है वो टाइम के साथ खत्म हो जाती है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स जो है ये आपके पास प्रोफेशनल ग्रामर आपको आपके डेवलपमेंट के अंदर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं अब प्रिंसिपल्स को तो हमारे पास जो पहला चीज यहाँ पर आती है, दो तरह के प्रिंसिपल्स आपके इस चैप्टर के अंदर मेन है। एक आपके पास है सॉफ्ट प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रोसेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस को जो गाइड करते हैं प्रिंसिपल्स वो हैं, ये 8 प्रिंसिपल हैं, टोटल 8 प्रिंसिपल्स, इनको हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी तरह के जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रैक्टिस। तो एक प्रैक्टिस के प्रिंसिपल्स हमें देखने हैं और प्रोसेस के प्रिंसिपल्स देखने हैं। अब प्रैक्टिस में और प्रोसेस में क्या फर्क है पहले उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर software process provides everyone with a roadmap for getting to a successful destination। आपके पास सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो है वो एक रोड मैप की तरह काम कर रहा होता है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस अगर आपको याद हो तो फिर हमने शुरू में भी ये डिस्कस किए थे सॉफ्टवेयर प्रोसेस के बारे में। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो है आपके पास एक रोड मैप प्रोवाइड कर रहा होता है आपको एक सक्सेसफुल डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। प्रैक्टिस प्रोवाइड्स यू विद डिटेल्स यू विल बी नीड टू ड्राइव अलोंग द रोड। अब प्रैक्टिस जो है वो उस रोड के ऊपर चलने के लिए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, ये आपकी प्रैक्टिस है, ये आपका तजर्बा है, ठीक है। इस चीज को अगर आप थोड़े से और सिंपल अल्फाज में समझें तो अगर आप बाइक निकाल कर एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो जो रोड मैप होता है वो आपके दिमाग में ऑलरेडी बना हुआ होता है कि मुझे इस जगह से इस जगह तक जाना है। तो ये आपका जो है ये प्रोसेस हो गया कि आपने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक रास्ता जो है वो चूज कर दिया, ये आपने एक रोड मैप यानी एक रास्ता चूज कर लिया, ठीक है। अब उस रास्ते में जब आप अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, फिर उस रास्ते में आपको कई जगह पर जंपर जाएंगे, बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, बीच में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, तो आपने अपनी गाड़ी को थोड़ा स्लो करना होगा, कहीं पर आप गाड़ी को फास्ट करेंगे, तो ये क्या है, ये आपकी प्रैक्टिस है। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो है ये आपको रोड मैप प्रोवाइड करता है कि आपने बेसिकली करना क्या है, और सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस आपको बेसिकली ये बताती है कि उस रोड मैप के ऊपर आपने चलना किस तरह है, उस पर आप एक्सपीरियंस क्या क्या चीजें करेंगे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस बेसिकली आपके पास फ्रेमवर्क को जब आप चूज कर रहे होते हैं कि आपने कौन सा फ्रेमवर्क चूज करना है, उस वक्त के जो प्रिंसिपल होते हैं आप वो समझ सकते हैं यहाँ पर। और फिर जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिस वक्त आप कोडिंग वगैरह कर रहे हैं, उस वक्त के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपके पास से ये प्रैक्टिस रिलेटेड प्रिंसिपल्स होते हैं। होपफुली ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर जब मैं अपलोड करूंगा तो इसको आप दोबारा से रिवाइंड करके देखिएगा, ये चीज आपको थोड़ी और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रोसेस, प्रोसेस को जब आप चूज कर रहे हैं उस वक्त जो आपने प्रिंसिपल्स अपने दिमाग में रखने हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। प्रिंसिपल नंबर 1 कहता है बी अजाइल, यानी आपको कोई ऐसा फ्रेमवर्क चूज करना है जो आपके पास चेंज को सपोर्ट करे। तो पहला पहला प्रिंसिपल तो आपको ये कह रहा है कि बी अजाइल, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, अजाइल डेवलपमेंट के ऊपर हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं तो इसमें इतनी ज्यादा कोई खास बात करने की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रिंसिपल आपके पास ये कह रहा है फोकस ऑन क्वालिटी एट एवरी स्टेप, आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो हर स्टेप के ऊपर होना चाहिए। अब आप जब आप प्लानिंग सॉरी
रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे, उसके बाद फिर जब आप डिजाइनिंग करेंगे, उसके बाद जब आप प्लानिंग ये मॉडलिंग वगैरह कर रहे होंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे होंगे, तो हर स्टेप के ऊपर आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी होगी कि जो चीज़ आप बनाने जा रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल सिर्फ ये कह रहा है कि आपने कोई ऐसी चीज़ चूज करनी है जो आपके पास चेंज को सपोर्ट करे, और दूसरा ये कह रहा है कि आपको हर स्टेप के ऊपर क्वालिटी को दिमाग में रखना है। ठीक है, तीसरा आपको प्रिंसिपल ये कहता है कि बी रेडी टू अडाप्ट। आपको इस तरह अपने काम को करना है कि अगर कोई चेंज आ रहा है तो आप उसको अडाप्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहें। आपने अपने माइंड को प्रिपेयर करना है इस बात के लिए कि कभी भी किसी भी वक्त कोई भी चेंज आ सकता है, तो मैं उस चीज़ को टेकल करने के लिए, उस चीज़ को फेस करने के लिए हमेशा रेडी रहूंगा। तो बी रेडी टू अडाप्ट। ऐसा नहीं हो कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है और आप उस चीज को लेकर इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप अपने काम को आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। हमेशा चीजों को अडाप्ट करने की कोशिश करें। ये आपके पास काफी ज्यादा जब आप ऑलरेडी प्रिपेयर होंगे ना चीजों को अडाप्ट करने के लिए, तो फिर आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास है बिल्ड एन इफेक्टिव टीम, कि जो भी आप प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहे हैं उसके लिए आपको जो जिन जिन चीज़ों की जिन जिन बंदों की आपको ज़रूरत है आप उनको इफेक्टिवली चूज करें। आपको पता होना चाहिए कि ये बंदा इस काम में माहिर है तो ये मेरा काम आराम से कर सकता है। तो आपको इफेक्टिव टीम यहाँ पर बनानी है। बिल्ड अ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम दैट हैज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। ये जब हमने अजाइल डेवलपमेंट पढ़ी थी उसमें भी ये पॉइंट था म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट का। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि आप जो भी टीम यहाँ पर चूज कर रहे हैं उनके बीच में आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, वो एक दूसरे के साथ अपनी चीजों को शेयर करने वाले होने चाहिए। ठीक है, ये माइक जिसका ऑन है वो काइंडली अपने माइक को म्यूट कर दें। अच्छा, ये 4 प्रिंसिपल्स हो गए। हाँ काल पैकेज नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आता है, ये 4 प्रिंसिपल्स हो गए। 5वें प्रिंसिपल में हमें कहा जा रहा है एस्टेब्लिश मैकेनिज्म फॉर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पिछला जो हमने ये यहाँ पर अभी देखा है, यहाँ पर टीम मेंबर्स के बीच में आपस में कम्युनिकेशन की बात हो रही थी। इस वाले प्रिंसिपल में यहाँ पर लिखा हुआ है एस्टेब्लिश मैकेनिज्म फॉर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर बात हो रही है क्लाइंट और डेवलपर के बीच में कम्युनिकेशन की बात की। तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई मैकेनिज्म आपके पास होना चाहिए जो क्लाइंट के और जो हमारा डेवलपर है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो। उनके पास कम्युनिकेशन के लिए कोई ना कोई तरीका हो। अगर वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं तो फिर उनके पास ऑनलाइन मीन्स होने चाहिए जिनके जरिए वो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। मे बी स्काइप के थ्रू वो बात करें या व्हाट्सएप के थ्रू बात करें या फेसबुक पर या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो इस्तेमाल कर रहे हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। जब फ्रीलांसिंग वगैरह आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर है, तो फ्रीलांसिंग के अंदर क्या हो रहा होता है कि आप एक बंदा एक जगह पर बैठा हुआ होता है और दूसरा बंदा काफी दूर होता है। मे बी वो अमेरिका में हो, कनाडा में हो या किसी भी आउट ऑफ कंट्री कहीं पे भी वो हो सकता है। तो उनके बीच में कम्युनिकेशन फेस टू फेस होना, एक टेबल के ऊपर बैठकर वो लोग बात नहीं कर सकते। तो उनके बीच में भी कम्युनिकेशन करने के लिए आपके पास कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। ये आपके पास प्रिंसिपल नंबर 5 कह रहा है। उसके बाद प्रिंसिपल नंबर 6 ये कह रहा है मैनेज चेंज। ऑब्वियसली आपके पास आपकी डेवलपमेंट के अंदर चेंज आएंगे, तो उन चेंजेस को आपने किस तरह से डील करना है, किस तरह आप उनको अप्रूव करेंगे या किस तरह आप उनको रिजेक्ट करेंगे, इसके लिए भी आपके पास मैकेनिज्म होना चाहिए चेंज को मैनेज करने के लिए। प्रिंसिपल नंबर 7 ये कह रहा है कि जो भी रिस्क वगैरह है अब वो आपको बिल्कुल डेवलपमेंट के शुरू के अंदर ही उन सबको मेजर करना है कि अगर हम इतना टाइम एक प्रोजेक्ट के ऊपर देने वाले हैं या इतना अमाउंट हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर लगाने वाले हैं, तो क्या वो अमाउंट या क्या वो जो हम पैसा उस पर लगा रहे हैं क्या वो इस वर्थ का है कि हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगाएं। ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो प्रोजेक्ट ये जो हम टाइम इस पर स्पेंड कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट इतना कोई अच्छा नहीं बनेगा कि हमारा इतना सारा टाइम ज़ाया हो जाए, या हम जो इसके ऊपर पैसा लगाने वाले हैं ये पैसा हमारा ज़ाया ना हो जाए। तो इस तरह के जितने भी रिस्क वगैरह होते हैं ये आपको अपने काम शुरू करने से पहले ही यहाँ पर रिस्क वगैरह को मैनेज करना होता है। रिस्क के बारे में हमने जो बात है वो स्पाइरल मॉडल में भी की थी। उसके बाद है क्रिएट वर्क प्रोडक्ट
that provide values to other। आप जो भी वर्क प्रोडक्ट बनाएंगे आपको ऐसी वर्क प्रोडक्ट को बनाना है जो दूसरों के लिए वैल्यू हो, उसकी कोई ना कोई वैल्यू हो ताकि वो उसको इस्तेमाल करें। आपने अपने हिसाब से कोई चीज बना दी और वो दूसरे किसी को वो समझ में नहीं आ रहा तो फिर आपकी वर्क प्रोडक्ट को कोई इस्तेमाल नहीं करेगा और फिर वो किसी भी काम की नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये 8 प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रोसेस। ठीक है, तो इनको एक दफा क्विकली देख लेते हैं। बी अजाइल, आपने अपने काम को अजाइल डेवलपमेंट के साथ करना है। कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क आपने चूज करना है जो अजाइल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता हो। आपने हर स्टेप के ऊपर क्वालिटी को फोकस करना है, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो रिक्वायरमेंट से आप गेट कर रहे हो, मॉडलिंग कर रहे हो, आपके पास क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। बी रेडी टू अडाप्ट, आपके पास ये आपने इस चीज के लिए रेडी रहना है कि कभी भी कोई भी चीज या कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है तो आपने उसको अडाप्ट करना है, उसको डील करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने एक ऐसी टीम बनानी है जो आपके पास सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम बनानी है जिनके बीच में आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट हो और वो जो बंदे आप चूज कर रहे हैं अपने काम को करने के लिए उनके पास टैलेंट और स्किल्स या नॉलेज वगैरह हो जो जिसके लिए आप उनको हायर कर रहे हैं। ठीक है, एस्टेब्लिश मैकेनिज्म फॉर कम्युनिकेशन, क्लाइंट के और जो आप डेवलपर है आपका उनके बीच में कम्युनिकेशन के मैकेनिज्म्स होने चाहिए। मैनेज चेंज, जो भी चेंजेस आपके पास आएंगे उनको डील करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए भी आपके पास मैकेनिज्म होने चाहिए। रिस्क को आपने मैनेज करना है कि मैकेनिज्म का मतलब क्या है सर? मैकेनिज्म मतलब तरीका, आपके पास जो भी चेंजेस आएंगे आपको उनको डील करने के लिए। अभी जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर देखा ना कि वो आपके पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई चेंज आ रहा है तो फिर आप उसके लिए क्या डिसीजन लेंगे, यहाँ पर ये उस तरीके की बात कर रहे हैं। एसेस रिस्क, आपने अपने रिस्क को यहाँ पर मैनेज करना है। आपने ऑलरेडी अपने जो भी रिस्क आने वाले हैं, जो आप टाइम अपने इसके ऊपर लगा रहे हैं या अपना पैसा उसके ऊपर लगा रहे हैं, तो उसको आपने यहाँ पर मेजर करना है कि क्या जो ये पैसा लगा रहे हैं या हम जो टाइम इसके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं ये इस वर्थ का प्रोजेक्ट है भी या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पैसा पूरा जाया हो जाए या हम 6 महीने साल एक प्रोजेक्ट के ऊपर लगा लें और वो प्रोजेक्ट किसी भी काम का ना हो तो फिर ये हमारा साल या जो हमारे पैसे हैं वो बहुत ज्यादा जाया ना हो जाए आपके। अच्छा, इसमें एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कंटिंजेंसी प्लान्स। कंटिंजेंसी प्लान्स का मतलब यहाँ पर होता है कि आपके पास एक प्रॉब्लम आने की सूरत में दूसरा या तीसरा प्लान आपके पास मौजूद होना चाहिए। अगर आप एक फ्लो में काम कर रहे हैं आपके पास 2 या 3 प्लान्स होने चाहिए। अगर पहले वाले फ्लो के अंदर कोई मसला आ जाता है किसी भी वजह से तो फिर आपके पास दूसरा या तीसरा प्लान होना चाहिए ताकि आप जल्दी से दूसरे प्लान के ऊपर या तीसरे प्लान के ऊपर मूव कर जाएं। इस तरह के प्लान्स को हम कहते हैं कंटिंजेंसी प्लान। जो बैकअप प्लान्स होते हैं उनको यहाँ पर कहा जा रहा है कंटिंजेंसी प्लान्स। और जो आप वर्क प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इस वर्थ की होनी चाहिए इस के वो दूसरे उसको इस्तेमाल करें। अगर जो आप वर्क प्रोडक्ट बनाकर किसी को दे रहे हैं अगर वो उसको समझ में ही ना आए तो फिर उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी और आप जो भी काम करेंगे वो किसी भी काम का नहीं होगा और वो बिल्कुल जाया हो जाएगा आपका काम। तो ये 8 प्रिंसिपल हमने देखे हैं, प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रोसेस। अब यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो अभी करना है। अभी तक आपकी क्लास में सिर्फ 12 ही लोग हैं, 12 भी मुझे मिलाकर हैं, एक बंदा, 11 ही लोग हैं अभी आप लोग बस। कोई क्वेश्चन नहीं, आगे चलें। नहीं सर, क्वेश्चन नहीं। ठीक है, अब हम आगे मूव कर रहे हैं। जी जी सर बोलो कौन। प्रैक्टिस और प्रोसेस में डिफरेंस बताएं सर। प्रैक्टिस में और क्या था, प्रोसेस। प्रोसेस में। हाँ, प्रोसेस में और प्रैक्टिस में फर्क ये है कि प्रोसेस जो है आपका, आप सिंपल अल्फाज में समझो कि प्रोसेस समझ लो कि आपका फ्रेमवर्क को चूज करते वक्त जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कानून बनाए गए हैं वो हैं, और प्रैक्टिस जो है आपकी डेवलपमेंट के टाइम के प्रिंसिपल्स हैं। अभी जब आप प्रैक्टिस वाले प्रिंसिपल पढ़ोगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रोसेस वाले जो प्रिंसिपल्स हैं ये तकरीबन जो है ज़्यादातर जो प्रिंसिपल्स हैं ये डेवलपमेंट शुरू करने से पहले के प्रिंसिपल्स हैं, और प्रैक्टिस जो वाले जो प्रिंसिपल्स हैं ये डेवलपमेंट करते हुए जब जो काम आप करेंगे वो वाले प्रिंसिपल हैं।
तो अभी ये प्रैक्टिस वाले जो प्रिंसिपल हैं इनको हम देखेंगे, आपको दोनों में खुद ही फर्क समझ में आ जाएगा। देखो, प्रिंसिपल दैट गाइड प्रैक्टिस। अब प्रिंसिपल नंबर 1 इसके अंदर कह रहा है, माइक म्यूट कर लो। प्रिंसिपल नंबर 1 ये कह रहा है कि डिवाइड एंड कनक्वर। अब बहुत सारे राइटर्स इसको डिवाइड एंड कनक्वर लिखते हैं और बहुत सारे राइटर्स को ये लफ्ज लिखा हुआ है सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, दोनों का मतलब एक ही है। तो बहुत सारे राइटर्स को सेपरेशन ऑफ कंसर्न लिख रहे होते हैं, बहुत सारे डिवाइड एंड कनक्वर, कि जो भी आपके पास काम है उसको आप डिवाइड कर लें अपने टीम मेंबर्स के बीच में। ठीक है, जिस बंदे का जो कंसर्न है, यानी कोई बंदा अगर प्लानिंग में अच्छा है तो उसको प्लानिंग का काम दे दिया जाए, कोई बंदा कोडिंग में अच्छा है तो उसको कोडिंग का काम दे दिया जाए, कोई बंदा डिजाइनिंग में अच्छा है तो जिस बंदे का जो कंसर्न है उस बंदे को वो काम दे दिया जाए। तो ये बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, डिवाइड एंड कनक्वर। आप अपने काम को डिवाइड करें और उस काम को कनक्वर कर लें, उस काम को जीत लें। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न भी इसको कहा जाता है, डिवाइड एंड कनक्वर भी कहा जाता है। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे मिलता जुलता पॉइंट एक नीचे भी आएगा। इस पॉइंट का मतलब ये है कि आप अपने काम को टीम मेंबर्स के बीच पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है अंडरस्टैंड द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अब ये जो एब्स्ट्रैक्शन है ये आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले एब्स्ट्रैक्शन से नहीं मिलाइएगा क्योंकि ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है वो ये है कि एब्स्ट्रैक्शन इज अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ सम कॉम्प्लेक्स एलिमेंट। कोई एक कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है, कोई एक मुश्किल तरीके की बात आपके पास लिखी हुई है, उसको आप सिंपल अल्फाज के अंदर प्रेजेंट कर सकें, उसको आप यहाँ पर कह रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन इज a simplification of some complex element of a system used to communication meaning in a single phrase। अगर आपके पास कोई बात 5 या 6 लाइन्स के अंदर लिखी जा रही है और अगर आप इसको मिनिमाइज करके 2 लाइन में या 1 लाइन के अंदर करके प्रेजेंट कर सकते हैं तो ये आपके पास है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्शन आपके पास ये भी हो सकती है, अगर आप कोडिंग रिलेटेड बात करें तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स किस्म का फंक्शन बना हुआ है जो 10 या 20 लाइन के ऊपर काम कर रहा है, आप इसको ऑप्टिमाइज करके उसको शॉर्ट करके अगर वही 20 लाइन का काम 5 लाइन के अंदर कर सकते हैं तो फिर ये आपके पास क्या हुआ कि आपने एक कॉम्प्लेक्स चीज को एब्स्ट्रैक्ट करके उसको छोटा करके प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो अंडरस्टैंड द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, आपने कोशिश करके एब्स्ट्रैक्शन को यूज करना है। मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ, एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि एक कॉम्प्लेक्स चीज को आप सिंपल फॉर्म के अंदर अपने काम के अंदर प्रेजेंट करें। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल डिवाइड एंड कनक्वर, दूसरा आपको एब्स्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करना है अपने काम में। तीसरा प्रिंसिपल ये कहता है स्ट्राइव फॉर कंसिस्टेंसी, आपने अपने काम के अंदर कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। अब कंसिस्टेंसी क्या होती है? फेमिलियर कॉन्टेक्स्ट मेक सॉफ्टवेयर इजियर टू यूज। कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि आपने अपने डिजाइनिंग को एक जैसा रखना है। ऐसा नहीं हो कि अगर आप एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं तो एक पेज के ऊपर कुछ और तरह की डिजाइनिंग है और जब आप दूसरे पेज के ऊपर लैंड करके जाते हैं तो वहां पर यूजर को ऐसा लगे कि मैं अभी एक सिस्टम में था और अब वो कंप्लीट दूसरे सिस्टम के अंदर आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी एक जैसे डिजाइनिंग होनी चाहिए ताकि फेमिलियर कॉन्टेक्स्ट यूजर को ऐसा लगना चाहिए कि इस जगह पर मैं था, अभी इससे मिलती जुलती ही जैसे अभी आप ये एलएमएस इस्तेमाल कर रहे होंगे तो एलएमएस में ऐसा आपको कभी भी नहीं लग रहा होगा कि आप किसी और सिस्टम में आ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंसी को फॉलो किया हुआ है, एक ही जैसा पूरा फ्रेमवर्क या पूरा डिजाइन इनका होता है। तो ये आपके पास होती है कंसिस्टेंसी, एक जैसा आपके पास डिजाइन होना चाहिए ताकि उसको यूज करना आप जो भी यूजर है उसके लिए आसान हो। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है फोकस ऑन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप क्या जो सॉफ्टवेयर है उसकी जो इंफॉर्मेशन वगैरह है वो एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर ट्रांसफर हो रही है तो आपने उसको फोकस में रखना है कि जब वो एक पेज से दूसरे पेज पर जा रही है तो वो किसी तरह उसका मिस यूज ना हो जाए या उसको मतलब दूसरी जगह पर जब वो उसको हम लेकर जा रहे हैं तो वो उस जगह के ऊपर किस तरह मेंटेन की जाएगी, उसका इस्तेमाल क्या होगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपने फोकस में रखनी है। पे स्पेशल अटेंशन टू एनालिसिस, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ इंटरफेसेस। ये काम नॉर्मली आपके पास जब आप इंटरफेसेस वगैरह बना रहे होते हैं, प्रोटोटाइपिंग जब आप कर रहे होते हैं उस वक्त आपको ये चीज ध्यान में रखनी होती है कि जब आप एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर मूव करेंगे तो आपकी जो ट्रांसफर हो रही होगी इंफॉर्मेशन तरह मैनेज की जाएगी। इसकी एक एग्जांपल आप ये ले सकते हैं
कि आपने जो आइटम्स बनाए थे अपने, हमने जब इन्वेंटरी सिस्टम में आइटम्स के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो हमने एक टेबल बनाया था। हमने एक टेबल बनाया था आइटम्स का, जिसके अंदर तमाम आइटम्स थे। उसके आखिर में हमने 2 कॉलम्स लगाए थे, एक एडिट का कॉलम था, एक डिलीट का कॉलम था। जब हम एडिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर रहे थे, तो वो क्या कर रहा था, उस पर्टिकुलर रो का, जिस रो पर हमने क्लिक किया है, उस पर्टिकुलर रो वाले आइटम का जो मतलब प्राइमरी की थी, उसको लेकर वो किसी और पेज की तरफ मूव कर रहा था। यानी एक जगह से इंफॉर्मेशन हमारी ट्रांसफर हो रही थी दूसरे पेज के ऊपर। अब वो जो पर्टिकुलर आइटम का नंबर हमारा दूसरे पेज की तरफ मूव हुआ है, वो वहां पर किस तरह मैनेज किया जाएगा, ये यहाँ पर आपको फोकस, यहाँ पर बात लिखी हुई है कि फोकस ऑन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, कि वहां पर इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर हो रही है वो किस तरह मेंटेन की जाएगी। उसके बाद हमारे पास है बिल्ड सॉफ्टवेयर दैट एग्जिबिट्स मॉड्यूलरिटी। अब यहाँ पर ये वाला जो प्रिंसिपल है ये काफी मिलता जुलता है पहले प्रिंसिपल से, डिवाइड एंड कनकर। डिवाइड एंड कनकर में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप अपने काम को डिवाइड करते हैं टीम मेंबर्स के बीच में। यहाँ पर बात हो रही है कि आप अपने काम को डिवाइड करते हैं मॉड्यूल्स के बीच में। ठीक है, अब मॉड्यूल्स क्या होते हैं? बेसिकली मॉड्यूल का मतलब यह है कि आप अपने काम के टुकड़े बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इन्वेंटरी की बात करें, तो इन्वेंटरी सिस्टम में एक मॉड्यूल हमारा, हमने फॉर एग्जांपल सेट कर दिया है कि आइटम वाला जो है एक मॉड्यूल है। ठीक है, फिर उसके बाद बिल्स वाला जो हमारे पास टैब था वो हम एक मॉड्यूल कंसिडर कर रहे हैं। बिल्स के अलावा हमारे पास एक मॉड्यूल होगा, फॉर एग्जांपल रिपोर्ट का एक मॉड्यूल होगा। तो ये क्या है, हमने अपने काम को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। मॉड्यूलरिटी हमने यहाँ पर इस्तेमाल की है। मॉड्यूल को इस्तेमाल करने से क्या होता है कि आपका जो काम है वो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड किया हुआ काम आपके पास करना थोड़ा आसान होता है एज कम्पेयर टू जब आप एक होल पिक्चर को देखें, तो आपको काम करना थोड़ा मुश्किल लगेगा कि यार ये बहुत ज्यादा काम है। अगर आप अपने काम को डिवाइड कर देंगे कि पहले मुझे आइटम्स पे ही ध्यान देना है सिर्फ, फिर उसके बाद में बिल्स की तरफ मूव करूंगा, उसके बाद फिर मैं रिपोर्ट्स की तरफ मूव करूंगा, तो आपके लिए काम करना काफी सिंपल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने काम को डिवाइड कर दिया है, आप एक वक्त में एक ही चीज को फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो डिवाइड एंड कनकर जो है यहाँ पर मतलब ये है कि आप अपने काम को डिवाइड कर रहे हैं टीम मेंबर्स के बीच में। प्रिंसिपल नंबर 5, यहाँ पर आप अपने काम को डिवाइड कर रहे हैं मॉड्यूल्स की फॉर्म के अंदर, यानी आप अपने काम के टुकड़े कर रहे हैं। फिर उसके बाद उनको आप मे बी एक मॉड्यूल आपने एक बंदे को दे दिया, दूसरा मॉड्यूल आपने दूसरे बंदे को दे दिया, ये एक अलग कहानी है। ठीक है, ये डिवाइड एंड कनकर वाला बात हो गई। यहाँ पर मॉड्यूलरिटी से मुराद ये है कि आप अपने काम को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल नंबर 6, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है गाइड प्रैक्टिस का, लुक फॉर पैटर्न्स। अब लुक फॉर पैटर्न्स बेसिकली यहाँ पर क्या है, देखो आपके पास जो प्रॉब्लम आती है सॉफ्टवेयर को जब आप डेवलप कर रहे होते हैं, कोडिंग रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप दुनिया के पहले बंदे नहीं होंगे जिसको वो प्रॉब्लम फेस की होगी। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम में भी बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी फेस की हुई होगी, और बहुत सारे लोगों ने सर जी सर आपने ये डिवाइड वाले मॉड्यूलेटरी बताइए, ये तो सर सेम है जैसे कि हम सेम नहीं है, उसमें भी सेम काम नहीं है, आप डिवाइड। समझो। डिवाइड एंड कनकर जो है, आप अपने काम को डिवाइड करते हो टीम मेंबर्स के बीच में। ठीक है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आप अपने काम को डिवाइड करते हैं मॉड्यूल्स की फॉर्म के अंदर, यानी आपने आइटम को अलग मॉड्यूल कंसिडर कर लिया, बिल को अलग मॉड्यूल। अब ये मॉड्यूल हो सकता है एक ही बंदा काम करे जिसको आपने काम दिया हुआ है कोडिंग करने का। ठीक है, प्लानिंग करने वाला काम बंदा कोई और है। ठीक है, आपके पास डिजाइनिंग करने वाला, मॉडलिंग करने वाला बंदा कोई और है। कोडिंग करने वाले जो बंदा है, कोडिंग करने वाले बंदे ने क्या किया है, जितनी भी उसे कोडिंग करनी थी उसने अपनी तमाम कोडिंग को मॉड्यूल्स की फॉर्म में चेंज कर लिया। ठीक है, उसने अपने जो काम उसको करना था उसने उसको मॉड्यूल्स बना दिए कि मुझे 3 मॉड्यूल्स के ऊपर काम करना है। जब वो अपने काम को डिवाइड करके करेगा ना, तो उसके लिए चीजों को समझना आसान रहेगा और वो उसका काम जल्दी भी हो जाएगा। अगर आप एक साथ बहुत ज्यादा काम को डील करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो उस पर प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। अगर आप अपने काम को डिवाइड करके कि आज मैं सिर्फ आइटम पे काम करूंगा, कल मैं सिर्फ बिल्स पर काम करूंगा, परसों मैं सिर्फ रिपोर्ट पर काम करूंगा, तो इस तरह काम जल्दी हो जाता है। ठीक है, दोनों में फर्क है, इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये दोनों तकरीबन मिलते जुलते हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन होती है। लेकिन आपने कॉन्सेप्ट को समझना है कि डिवाइड एंड कनकर जो है टीम मेंबर्स के बीच में काम को डिवाइड करने की बात हो रही है। यहाँ पर आप अपने कोड को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है सर, थैंक ठीक यू। है, अब लुक फॉर पैटर्न्स की बात करें, माइक म्यूट करें। लुक फॉर पैटर्न्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं
कि जो प्रॉब्लम अभी आपको आ रही है वो प्रॉब्लम में भी बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी फेस हो चुकी होगी और उन्होंने उसके जो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हैं वो भी ऑलरेडी डिफाइन कर दिए होंगे। यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है द गोल ऑफ पैटर्न्स विद इन द सॉफ्टवेयर कम्युनिटी। सॉफ्टवेयर कम्युनिटी क्या होती है? बहुत सारी कम्युनिटीज ऑलरेडी बनी हुई है जो अभी सॉफ्टवेयर रिलेटेड बेस्ट हमारे पास कम्युनिटी इंटरनेट पर अवेलेबल है, उसका नाम है स्टैक ओवरफ्लो। मे भी आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा। स्टैक ओवरफ्लो क्या है? बेसिकली ये एक आपके पास एक फोरम है। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने आप को साइन अप करते हैं। अब जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम फेस आ रही है तो मैं अपना क्वेश्चन लिखकर वहां पर डालूंगा कि पर्टिकुलर मुझे C# के अंदर फंक्शन को यूज करना नहीं आता। अब मुझे कोई बता दे कि C# में फंक्शन को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम मुझे फेस हुई है, लेकिन मुझसे पहले में भी ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को फेस हो चुकी होगी और उन्होंने वो फिर जब मैं अपना क्वेश्चन स्टैक ओवरफ्लो पर डालूंगा तो वो बहुत सारे जो लोग ऑलरेडी स्टैक ओवरफ्लो पर हैं वो इसके बारे में फिर अपने कमेंट्स लिखेंगे, वो मुझे तरीके बताएंगे कि आपने ये काम इस तरह करना है, आपने ये काम इस तरह करना है। तो ये आपके पास बन जाती है एक सॉफ्टवेयर कम्युनिटी। सॉफ्टवेयर कम्युनिटी इज टू क्रिएट बॉडी ऑफ लिटरेचर। इसके अंदर आपके पास दुनिया भर का लिटरेचर अवेलेबल होता है, लोग अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ पर पोस्ट कर रहे होते हैं। बहुत सारे वहाँ पर लोग हैं जो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप कोडिंग कर रहे हैं तो आपने पैटर्न्स को लुक करना है जो ऑलरेडी लोग काम कर चुके हैं, आपने उनको देखना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च करेंगे कोडिंग रिलेटेड, तो आपको 90% चांसेस है कि आपको वो स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर आराम से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। स्टैक ओवरफ्लो मैंने पर्सनल यूज किया हुआ है। अगर आप वेब डेवलपमेंट करें, एंड्रॉइड डेवलपमेंट करें, डेस्कटॉप एप्लीकेशन को यूज करें, हर चीज में आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है सॉफ्टवेयर कम्युनिटी। स्टैक ओवरफ्लो के अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन स्टैक ओवरफ्लो जब आप गूगल करते हैं ना तो स्टैक ओवरफ्लो ही सबसे टॉप के ऊपर आ रहा होता है, ये काफी अच्छी रैंक के अंदर है। तो आपने क्या करना है, जो ऑलरेडी लोग काम कर चुके हैं उनके पैटर्न्स को फॉलो करते हुए अपने काम को करना है। मे बी आप जो काम कर रहे हैं वो एक कॉम्प्लेक्स तरीके से कर रहे हो, वो आप एक मुश्किल तरीके से कर रहे हो, लेकिन जब आप उसको किसी और का काम देखेंगे तो हो सकता है उस बंदे ने वो काम बहुत ही कम और ऑप्टिमाइज तरीके से किया हुआ हो। इससे क्या होगा, आपकी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा, आपके मशीन के ऊपर बर्डन कम पड़ेगा। तो लुक फॉर पैटर्न का मतलब ये है कि आप प्रीवियस लोगों के काम को देखते हुए अपने काम को आगे करेंगे, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जब आप काम करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर कम्युनिटी का इस्तेमाल आपको लाजमी करना पड़ेगा, इसके बगैर आप काम आपका चलेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। प्रिंसिपल नंबर 7 ये कह रहा है कि व्हेन पॉसिबल रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपने जो भी आपके पास पॉसिबल प्रॉब्लम आ रही है उसको आप उसके जितने भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन सकते हैं, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन बन रहे हैं, आपने उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करना है और अपनी टीम के सामने रखना है कि ये जो प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है इसको हम किस तरह सॉल्व करें। फिर जब आप मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव में रखकर अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर फिर जब आप 4-5 बंदों के साथ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे तो आपके पास फिर उसके उतने ही पॉसिबल सोल्यूशन आएंगे और जितने ज़्यादा सोल्यूशन होंगे उस हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आपने अपनी प्रॉब्लम को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में सोचना है। और आखिर के अंदर रिमेंबर दैट समवन विल मेंटेन द सॉफ्टवेयर। आपके पास कोई ना कोई ऐसा बंदा लाजमी होना चाहिए जो आपके सॉफ्टवेयर को मेंटेन करेगा। मेंटेन करने से मुराद यहाँ पर ये भी हो सकता है कि वो जब आप प्रोजेक्ट को डिलीवर कर देंगे तो वहाँ पर भी कोई ऐसा बंदा हो जो सॉफ्टवेयर को चलाना जानता हो, वो सॉफ्टवेयर को वहाँ पर मेंटेन कर रहा हो, ठीक है। तो होपफुली ये सारी आपको समझ में आ गए होंगे। तो अभी यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से कर लें क्योंकि मीटिंग का जो टाइम है वो बिल्कुल खत्म होने वाला है। बाकी अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आई है तो फिर आप इसको रिकॉर्डेड वर्जन को देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जी बोलो सौरभ। सर पॉइंट नंबर 7, सर पॉइंट नंबर 7 पैटर्न फॉर। पॉइंट नंबर 7 है पैटर्न, पॉइंट नंबर 6 है पैटर्न वाला। सॉरी हाँ, पैटर्न से मुराद यहाँ पर ये है कि जो आपके पास प्रीवियस लोग काम कर चुके हैं आप उनको देखकर अपने काम को आगे करेंगे, ठीक है। अब आप इस यहाँ पर गूगल भी कर सकते हैं या आप दूसरी सॉफ्टवेयर कम्युनिटीज बहुत सारी अवेलेबल हैं, तो उनमें से आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि स्टैक ओवरफ्लो के नाम से एक कम्युनिटी है,
उसके ऊपर जब आप जाएंगे ना तो वहां पर आपको सॉफ्टवेयर रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन बने बनाए मिल जाते हैं। आपको कुछ भी कोड वगैरह करना नहीं होता, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होगा और वो आप बहुत आराम से अपने काम को सॉल्व कर लेंगे। लुक फॉर पैटर्न्स का यहाँ पे मतलब ये है कि आप प्रीवियस लोगों के काम